जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका के नाम है लॉ विद रोनित। साथियों, मैं कार्तिक भारतवंशी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं भारतीय संविधान की इस वन लाइनर की क्लास में। साथियों, यह जो क्लास है किसके लिए महत्वपूर्ण है तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। आने वाली जितनी भी जुडिशरी की वैकेंसियां हैं या फिर वनडे एग्जाम हो या फिर यूपीएससी की वैकेंसी हो, स्टेट पीसीएस की वैकेंसी हो, उस सभी एग्जाम्स में संविधान एक प्रमुख हिस्सा रहता है सिलेबस का। तो आपका ये जो वन लाइनर का जो सेशन है ये बेसिकली देखा जाए तो ये रिवीजन का सेशन होगा आप लोगों के लिए, तो जो कि काफी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है। तो आज से हम यही करेंगे, संविधान का जो है वन लाइनर में रिवीजन सेशन को स्टार्ट करेंगे और इसको खत्म करने के बाद साथ में कोशिश करेंगे कि कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हम लेके चलें। तो इस तरीके से वन लाइनर के माध्यम से आप लोगों का रिवीजन एग्जाम से पहले हो जाए, इसकी हम आप लोगों को गारंटी देते हैं कि हम इसका कराएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के बारे में अगर भारतीय संविधान के बारे में मैं आपसे कहूं तो भारतीय संविधान के बारे में जब हम पढ़ने जाते हैं तो इसको हम कहां से पढ़ते हैं। आप कहेंगे कि साहब आर्टिकल 1 से, नहीं, मैं कहूंगा कि इसका जो शुरुआत अगर करने का सबसे अच्छा तरीका है तो आप इसको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से शुरू करिए। मतलब संविधान कैसे बना, वैसे अगर देखा जाए तो अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप 1773 का जो एक्ट होता है वहां से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया और से कई सारे एक्ट होते हैं, वो सारे एक्ट को जो आप पढ़ना शुरू करेंगे तो कहते हैं ना कि ऐतिहासिक बैकग्राउंड, तो वो जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड उसको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से तब जाके हम संविधान पे आते हैं। तो हालांकि हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में, तो चलिए वन लाइनर के बारे में देखते हैं कैसे हमारा भारत का संविधान जो है बना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं भारतीय संविधान के गठन के बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा तो सबसे पहले अगर गठन के बारे में कहा जाएगा तो क्या है इसमें। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया। कहा जा रहा है कि किसके द्वारा इसका गठन किया गया, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा द्वारा। ठीक है, मतलब कैबिनेट मिशन जो था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या किया गया था, वो गठन किया गया था किसका, संविधान सभा का, और इसने ही संविधान का हमारे निर्माण किया था। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि संविधान सभा से तात्पर्य क्या है। संविधान सभा से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो किसी विशेष स्थान पर इकट्ठा होकर विचार विमर्श करने के पश्चात किसी संविधान का निर्माण करते हैं। अब कहते हैं कि भाई संविधान सभा है क्या, तो कहता है कि संविधान सभा उन व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी पर्टिकुलर विशेष स्थान पर, ठीक है, विशेष स्थान पर इकट्ठा होकर किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं कि हाँ ये चीज ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। मतलब संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो क्या करते हैं, तो वो ऐसा कार्य करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 को भारत में प्रांतीय व्यवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की एक संविधान सभा की स्थापना हुई। क्या कह रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में, डेट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, जुलाई 1946 को भारत में प्रांतीय व्यवस्थापिका, मतलब प्रांत के लेवल पर व्यवस्थापिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की एक संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट कहता है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के वृहद स्वरूप की वास्तविक प्रतिनिधि सभा। कह रहा कि संविधान सभा जो है भारत के वृहद स्वरूप की वास्तविक प्रतिनिधि सभा थी। मतलब भारत का स्वरूप कैसा होगा, भारत का वृहद स्वरूप कैसा होगा, इसका क्या, वो जो भारतीय संविधान था कह रहा कि भारत के वृहद स्वरूप की वास्तविक प्रतिनिधि सभा थी। मतलब एक ऐसी प्रतिनिधि सभा जो वास्तविक रूप में है, आभासी रूप में नहीं है। ठीक है, ये कह रहा। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट हमारा कहता है देश के विखंडन के पूर्व, ठीक है, जब हमारा देश का विखंडन नहीं हुआ था इसके पूर्व संविधान सभा में 389 सदस्य थे। आपको याद रखना होगा 389 389 सदस्य थे, लेकिन पाकिस्तान के बंटने के पश्चात पुनर्गठित संविधान सभा में 324 सदस्य शेष रह गए। मतलब कहा गया कि जब हमारे देश का विखंडन नहीं हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब कितने सदस्य थे, तब हमारे मतलब ये संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, 389 थे। लेकिन जब बंटवारा हमारा हो गया, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तब संविधान सभा में संख्या की सदस्य कितनी रह गई, 324 रह गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, 389 मतलब बंटवारे से पहले और 324 बंटवारे के बाद। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात,
ठीक है। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद की बात करा, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो नरेशों ने, नरेश का मतलब राजाओं ने, अपनी रियासत को भारतीय संघ में विलय करने हेतु राजी हो गए, उनके द्वारा नामजद प्रतिनिधियों को संविधान सभा में हिस्सा दिया गया था। अब देखिए जो हमारा देश था लगभग कई छोटे बड़े रियासतों में बटा हुआ था। तो जब हमारा जब देश आजाद हुआ था तो रियासतों के पास ये आजादी थी कि या तो आप चाहें तो आप मर्जी से पाकिस्तान में जा सकते हैं, या तो आप चाहें तो आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं। तो कितने ऐसे राजा थे जो अपनी मर्जी से भारत में शामिल हो गए। तो जब वो जो नरेश जो अपनी रियासत को भारत में शामिल कर लिए तो उनके द्वारा एक नाम रिकमेंड किया गया कि भाई देखिए हम एक नाम रिकमेंड करते हैं ताकि जब भी संविधान सभा जो बन रही है उसमें हमारे भी प्रतिनिधि हो। तो वही कह रहा है कि जो नरेशों ने अपनी रियासत को भारतीय संघ में विलय करने हेतु राजी हो गए, उनके द्वारा नामजद प्रतिनिधियों को, मतलब नामजद उन्होंने नाम दिया, प्रतिनिधियों को संविधान सभा में हिस्सा दिया गया था। मतलब जिसका उन्होंने नाम रिकमेंड किया था उनको संविधान सभा में हिस्सा दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट, संविधान सभा की स्थापना जो है ब्रिटिश सम्राट के निर्देशानुसार गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। आप कह सकते हैं कि जो हमारा ये ब्रिटिश सम्राट था एक प्रकार से ये रिमोट कंट्रोल था, मतलब वहां से रिमोट दबाता था और हमारे भारत में फैसले लिए जाते थे। तो कहा जा रहा है कि संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो ब्रिटिश सम्राट के निर्देशानुसार, मतलब उनके निर्देश पे हुई थी और किसके द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला पॉइंट, अब आते हैं प्रथम बैठक पे बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो कब हुई थी, तो भारतीय संविधान सभा की अगर प्रथम बैठक के बारे में बात करूंगा तो 9 दिसंबर 1946 को, डेट इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। आप मतलब ये ध्यान दीजिएगा, अस्थाई, ठीक है, स्थायी नहीं थे। ठीक 2 दिन बाद, जैसे ही 2 दिन बीतता है तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपसे पूछेगा अस्थायी सदस्य पहला किसे बनाया गया था, तो आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और स्थायी किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डेट क्या थी, 9 दिसंबर 1946 थी, और उसके बाद से 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। ठीक है, अगला पॉइंट, 11 दिसंबर 1946 की बैठक में BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। मतलब जो संवैधानिक सभा जो होगी उसका संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया। सवाल अब इस बात पे हो गई थी कि मान लीजिए हम संवैधानिक सभा बना देते हैं तो उसके कुछ सलाहकार भी होने चाहिए जो उस पर समय समय पर अपनी राय दे सके। तो उसको किसको बनाया गया, तो उसके लिए अगर कहा गया तो जो BN राव थे, डॉक्टर BN राव थे, देखिए BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1900, देखिए हम देश आजाद हो चुका है 15 अगस्त, अभी हम 29 अगस्त पे हैं। 29 अगस्त 1947 को किया गया था, किसका, प्रारूप समिति का। सवाल पूछेगा कब हुआ था, प्रारूप समिति गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब आते हैं आगे, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है कि मतलब हमारा जो संविधान बन रहा है इसका उद्देश्य क्या होगा, क्यों हम बना रहे अपने संविधान को, क्या आवश्यकता है हमारे संविधान बनाने की। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, अब इससे आप रिलेट कर लीजिए, 9 दिसंबर को हमने पढ़ा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, 11 दिसंबर को हमने पढ़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और 13 दिसंबर को इन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया। मतलब यह हुआ कि चलिए अस्थायी हमने नियुक्त कर दिया सच्चिदानंद सिन्हा को, स्थायी भी हो गया। अब बताना पड़ेगा ना कि भाई अब क्या आपका उद्देश्य है, क्यों बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, 13 दिसंबर को उन्होंने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रख दिया। ठीक है, प्रस्तुत किया, जिस पर 13 से 19 दिसंबर तक गहन विचार विमर्श के पश्चात 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अभी जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था, इस पे विचार विमर्श चला था। अभी विचार विमर्श कब तक, कहां चला था, 13 से लेके 19 दिसंबर के बीच की। ठीक है, 13 से लेके 19 दिसंबर तक इस पे गहन विचार विमर्श चला था कि मतलब हाँ ये ठीक है कि नहीं ठीक है, इसमें क्या कमी है क्या नहीं कमी, मतलब दुनिया भर की चीजें।
उसके बाद कह रहा है कि 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को हमारे आजादी से पहले उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, मतलब सबके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि चलिए ठीक है, हमारे जो संविधान का जो उद्देश्य है बढ़िया है और इसको स्वीकार किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, संविधान सभा ने सभी लोगों के निर्णयों पर अमल करते हुए, मतलब जितने भी लोग थे, जितने ने अपना अपना निर्णय, सभी लोगों के निर्णयों पर अमल करते हुए संवैधानिक सलाहकार द्वारा बनाए गए संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की जांच के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की स्थापना की तथा BN राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। पूछा जाएगा किसके द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, तो आपका जवाब होगा BN राव के द्वारा। और क्या कह रहा है इसमें, संविधान सभा ने सभी लोगों के निर्णयों पर अमल करते हुए संवैधानिक सलाहकार द्वारा क्या कह रहा है, बनाए गए संविधान के मूल पाठ, जो संविधान का जो मूल पाठ है कि प्रारूप की जांच के लिए, ठीक है, जो मूल पाठ है उसके जांच के लिए 29 अगस्त 1947 को, आजादी के बाद 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, मतलब वो उसकी अध्यक्षता वो कर रहे थे, प्रारूप समिति की स्थापना की थी। ठीक है, तथा BN राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति द्वारा बनाई गई, कह रहा है प्रारूप समिति द्वारा बनाई गई भारत के संविधान के प्रारूप को 21 फरवरी 1948, ठीक है, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष क्या किया गया, पेश किया गया। मतलब कह रहा है कि जो प्रारूप समिति द्वारा जो बनाई गई भारत के संविधान के प्रारूप को, भारत के संविधान का जो भी प्रारूप बना था उसको क्या कहा रहा, उसको 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष, मतलब जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनके समक्ष क्या किया गया, पेश किया गया था। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। संविधान प्रारूप समिति ने, कह रहा संविधान प्रारूप समिति ने, जो संविधान की प्रारूप समिति बनी थी, 315 धाराओं तथा 8 अनुसूचियों का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, मसवदी लिखा, मसौदा तैयार करके उसे 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष क्या किया, प्रस्तुत किया। मतलब कह रहा है कि संविधान प्रारूप समिति ने, जो संविधान की जो प्रारूप समिति थी, उन्होंने 315 धाराओं, ठीक है, और 8 अनुसूचियों का मसौदा तैयार करके उसे 5 नवंबर 1948 को, ठीक है, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर हो गया, मतलब अगला साल आ गया 1947, हम 1948 में आ गए, 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष क्या किया, प्रस्तुत किया। ठीक है, अब प्रारूप में अगर देखा जाए तो टोटल 7535 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। कितने टोटल, मतलब यह कहा गया था देखिए भैया इसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो इस तरह करते करते लगभग 535 संशोधन जो है प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन कंसीडर कितने को किया गया था, विचार केवल 2437 संशोधनों पर ही प्रस्तुत किया गया था। तो वही कह रहा है प्रारूप समिति में टोटल 7535 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, परंतु 2437 जो है संशोधनों पर ही विचार किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप पर, जो संविधान का जो हमारा प्रारूप था, प्रारूप पर खंडवार विचार विमर्श 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के दौरान पूरा हुआ। मतलब संविधान के जो प्रारूप पर खंडवार विचार, एक एक पार्ट होता है ना, तो एक एक पार्ट पे विचार किया जा रहा था। तो वही कह रहा था कि इस पे खंडवार जो विचार किया जा रहा था वो कब से कब तक, 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 के दौरान पूरा हुआ था। मतलब आप देख सकते हैं कि लगभग 1 साल से 1 महीना कम आपका समय लग गया था। ठीक, फिर कह रहा है संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी 16 नवंबर को हुई थी तथा इसके अगले दिन संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस प्रस्ताव के साथ विधानसभा द्वारा यथानिर्णित संविधान पारित किया जाना चाहिए। मतलब कह रहा है कि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो कब हुई थी, वो 16 नवंबर को हुई थी। इसके अगले दिन, मतलब 17 नवंबर को, इसके अगले दिन संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस प्रस्ताव के साथ, जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था, इस प्रस्ताव के साथ विधानसभा द्वारा यथानिर्णित संविधान पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें थी। अगला पॉइंट कह रहा संविधान की तीसरी बैठक कब हुई थी,
अब ये तीसरी बैठक प्रारंभ हुई, फिर कह रहा है संविधान की तीसरी बैठक प्रारंभ हुई। प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 का डेट हम सभी को याद है। कहते हैं कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ था। तो ये स्वीकृत हुआ था, और जिसमें टोटल कितने थे, 395 अनुच्छेद तथा परिशिष्टों मतलब अनुसूची क्या 22 भागों वाला संविधान देश की जनता के लिए तैयार हुआ, और उसी दिन कुछ अनुच्छेद प्रवर्तित कर दिए गए। मतलब कहने का मतलब यह है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो स्वीकृत हुआ। उस समय 395 अनुच्छेद तथा 22 भागों में हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो क्या कह रहा है, और संविधान देश की जनता के लिए तैयार हुआ, और उसी दिन कुछ अनुच्छेद क्या किए, प्रवर्तित कर दिया गया। ठीक है, मतलब लागू कर दिए गए। फिर कह रहा है संविधान के प्रारूप पर 8 माह विचार हुई। मतलब जो संविधान का जो प्रारूप बना था उस पर कितने दिन विचार हुई, 8 माह विचार विमर्श हुआ, तथा संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। टोटल कितने हुए, 11, मतलब 8 माह में टोटल 11 अधिवेशन हो गए। ठीक है, फिर कह रहा है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की तीसरी एवं अंतिम बैठक में 284 सदस्य उपस्थित थे। मतलब तीसरी बैठक कब हुई थी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की तीसरी एवं अंतिम बैठक में, मतलब तीसरी और अंतिम बैठक में 284 सदस्य उपस्थित थे, तथा इन लोगों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। मतलब जो फाइनली रूप से जो हमारा संविधान लागू हुआ था उस पर क्या किया था, सबने अपना सिग्नेचर किया। ठीक है, फिर कह रहा है भारत के संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो ये हम लोग को बचपन से याद करते चले आ रहे हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये जो डाटा है ये तो आई थिंक मुझे लगता है सबको याद होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारे टोटल संविधान को बन के तैयार होने में। फिर कह रहा है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करने की तिथि मतलब अडॉप्टेड, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है। तो वही कहते हैं ना कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो हम कहते हैं 26 नवंबर 1949 को, और कब लागू हुआ था तो हम कहते हैं 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद कह रहा है संविधान के कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को, जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद तथा आपातकालीन व्यवस्था लागू हो गई थी। शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जैसा कि ऊपर ही बताया गया था कि जो हमारा संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो कुछ जो हमारे क्या थे, कुछ जो हमारे प्रोविजन थे वो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। तो उसमें से वही कह रहा है कि उसमें से जैसे हमारा सिटीजनशिप का जो मामला है, इसके अलावा निर्वाचन का मामला है, फिर संसद का मामला अंतरिम, फिर आपातकालीन व्यवस्था, ये सारे जैसे जो प्रोविजन थे वो उसी समय से लागू कर दिए गए थे। लेकिन जो बाकी उपबंध था वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ठीक है, नोट में देखिए क्या कह रहा है, संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ, और उसी दिन से कुछ उपबंध प्रवर्तित हो गए, परंतु अंतिम रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जैसे मैंने बताया, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहा जाएगा कि 26 जनवरी 1950 का ही डेट क्यों रखा गया, तो कहा गया था ये वही डेट थी जब 1929 को कांग्रेस ने, क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो इसीलिए ये डेट को रखा गया था, और तभी से बराबर कांग्रेस अपना स्वतंत्रता दिवस इसी तिथि को मनाती रही। 1929 का आप समय देख लीजिए, उसके बाद से लगातार हर साल 26 जनवरी को क्या अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाती, मतलब क्या करा, कांग्रेस अपना स्वतंत्रता दिवस इसी तिथि को मनाती रही। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, तो देखिए, भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत होने के कारण बहुत से लोग इसे उधार का थैला कहते हैं, जो कि उचित नहीं है। भाई आप देखेंगे बहुत लोग क्या मतलब कहते रहते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, लेकिन ये पूरी तरीके से उचित नहीं है। हाँ ठीक है, हमने चीज़ों को अडॉप्ट किया दूसरी जगह से, लेकिन आप ये कह दो पूरी तरीके से उधार का थैला नहीं। हमने चीज़ों को एक्सेप्ट किया, उसमें अपने विचार को शामिल किया, उसमें कुछ संशोधन किए, फिर जाके हम उसको अडॉप्ट किए। पूरी तरीके से आप नहीं कह सकते उसको उधार का थैला। ठीक है, अगला पॉइंट, भारतीय संविधान विश्व के दूसरे संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा और
अद्वितीय संविधान होने का गौरव रखता है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान विश्व के दूसरे संविधानों के महत्वपूर्ण स्रोत का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा कौन सा? भारत का संविधान है। भारतीय संविधान कह रहा है अमेरिका, कनाडा, आयरिश मतलब आयरलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के संविधानों की प्रतिकृति कहा जाता है। कि मतलब यहां से हमने कई चीजों को मतलब हमने वहां से अडॉप्ट किया, तो वही कह रहा प्रतिकृति कहा था। किसका? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ठीक है। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ज्यादातर प्रोविजन हमने वहीं से उठा लिए थे। ठीक है। तो वही कह रहा है कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान क्या हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए थे। फिर कह रहा है भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। कौन है? भारत की जनता है। ठीक है। जैसा कि हम प्रियम्बल में भी पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब शुरुआत। तो ये कह रहा है कि क्या भारत की जनता क्या है? मूल स्रोत है। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान सभा में साम्यवादी दलों का प्रतिनिधि नहीं था। जो साम्यवादी दल के लोग थे उनका क्या कह रहा है कि उनके कोई प्रतिनिधि नहीं थे। किसमें? हमारे भारतीय संविधान में। भारत के लोग एक संविधान मतलब कह रहा है भारत के लोग एक संविधान होना चाहिए। यह मांग सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में उठाई थी। मतलब कह रहा है कि एक संविधान होना चाहिए हमारे देश के लिए, भारत के लिए। तो इसकी सबसे पहले मांग किसने उठाई थी? स्वराज पार्टी ने। कब उठाई थी? 1934 में उठाई थी। ठीक है। भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिंग्स ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा। कहेगा कि किसने सबसे बड़ा संविधान कहा? तो सर आइवर जेनिंग्स ने इसको विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा। आगे क्या कहता है? भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिंग ने वकीलों का स्वर्ग कहा है। ठीक है। क्यों कहा है वकीलों का स्वर्ग? क्योंकि यह भ्रम एवं विवाद को जन्म देता है। हाँ, भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं। बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे। देखिए यहां पे क्या कह रहा है? भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा? वकीलों का स्वर्ग कहा है। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? क्योंकि कह रहा है कि यह भ्रम एवं विवाद को जन्म देता है। अब भाई भ्रम और विवाद का स्वर्ग से क्या संबंध है? वकीलों के स्वर्ग से क्या संबंध है? आप सभी जानते होंगे, जैसा कि मैं एडवोकेट हूं, आप सभी लोग एडवोकेट होंगे। तो कहने का मतलब ये हम लोग विवादों को सुलझाने का कार्य करते हैं। हमारे पास अगर विवाद नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? हमारी वकालत नहीं चलेगी। तो ये कह रहा है कि भ्रम और विवादों को जन्म देता है, इसलिए सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा? वकीलों का स्वर्ग कहा। किसे? भारतीय संविधान को कहा था। ठीक है। फिर आते हैं भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। अगर मैं आधारभूत ढांचा जिसको कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा तो ये क्या है? ये हमारा प्रभुत्व संपन्न राज्य है। मतलब हमारे राज्य क्या? तो एक प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। किसी दूसरे की मतलब हमारी संप्रभुता पे कोई आंच नहीं डाल सकता है, कोई हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। हम पूरे तरीके से प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा क्या कह रहा है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष मतलब हम सभी धर्मों को मानेंगे। ठीक है। फिर क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकार। ठीक है। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। कल्याणकारी राज्य जिसका कि हम डीपीएसपी में देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल वो जस्टिस। फिर क्या रहा है? न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। मतलब इसे ढेर सारे अगर आप देखा जाएगा तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, इसे कई सारे पार्ट हैं। तो इतना जो है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के भाग हैं। फिर आता है कि प्रोफेसर वेहर के मतानुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय क्वासी फेडरल संविधान है। अर्धसंघीय का मतलब क्या होता है? न पूरी तरीके से संघात्मक है, न पूरी तरीके से एकात्मक है। ये कौन कह रहा है? प्रोफेसर वेरे का कहना है। ठीक है। इनके मतानुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघात्मक संविधान है। फिर डॉक्टर जेनिंग्स के मतानुसार क्या है? डॉक्टर जेनिंग्स के मतानुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति का मतलब क्या कहने का मतलब? इनका कहना यह था कि हम भारत का जो संविधान है इसमें केंद्र को ज्यादा पावर दी गई है। केंद्रीकरण की हर चीज में देखा जाए तो केंद्रीकरण। अगर मान लीजिए राज्यपाल चुना जा रहा है राज्य का, तो उसको कोई राष्ट्रपति के द्वारा चुना, यह भी केंद्रीकरण है। तो मतलब उन्होंने कई अपने तर्क के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया कि जो भारत का संविधान है वो क्या है? वो केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। फिर क्या है? ग्लेविन ऑस्टिन के मतानुसार भारतीय संविधान एक सहकारी परिसंघीय संविधान है। क्या कह रहा है? सहकारी परिसंघीय संविधान है। फिर क्या कह रहा है? प्रोफेसर
एलेक्ड्रोविच के अनुसार इन्होंने इस दृष्टिकोण का विरोध किया कि भारतीय परिसंघ परिसंकल्प राज्य है। कह रहा है कि इन्होंने ये विचार किया कि जो भारतीय परिसंघ है परिसंघ कल्प राज्य है। ठीक है, इसका ये दृष्टिकोण का किसने विरोध किया था? इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतानुसार भारत का जो संविधान है समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होता है? एकात्मक तथा क्या कह रहा है? संघात्मक हो सकता है। मतलब इन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान वो फ्लेक्सिबल है भाई, जब अपने सिचुएशन के हिसाब से ये एकात्मक हो जाता है और संघात्मक हो जाता है, रिजिड हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब कई सारी चीजें उन्होंने की। क्यों? तो ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो ये था हमारा आज का रिवीजन सेशन। ठीक है, तो आज का जो शुरुआत था आज की हमारी जो पहली क्लास थी जिसका रिवीजन सेशन आज हमने ले लिया। तो ये जो संविधान का जो प्रोविजन है, प्रयास ये करेंगे कि जितने भी प्रोविजन हमारे संविधान में समाहित हैं इसको हम एक एक करके सारा हम समाप्त कर लें। ठीक है, और इसके अलावा कोशिश करेंगे कि एक आध और सब्जेक्ट जो है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको भी हम लेके आए। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास काफी पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में कोई भी डाउट हो तो उसको पूछना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।